हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे तोरई की खेती के बारे में। और आज हम तोरई की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुवाई का समय क्या है, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, तोरई की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तोरई की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, इसमें सिंचाई की कब आवश्यकता पड़ती है और कितनी सिंचाई करनी चाहिए, बुआई के समय हमको कौन कौन से खाद देने चाहिए और तोरई की खेती में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तोरई की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसकी पैदावार कितनी होती है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे तोरई की खेती के बारे में और तोरई की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय की, कि तोरई की खेती हम किन किन सीजनों में कर सकते हैं। तो तोरई की खेती हमारे भारत देश में तीनों सीजनों में की जाती है। खरीफ सीजन में भी की जाती है, रबी सीजन में भी की जाती है और जायद सीजन में भी की जाती है। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक कभी भी कर सकते हैं। यदि आप इसकी रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि तोरई की खेती हमारे भारत देश में पूरे वर्ष की जाती है। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी जो फसल अवधि है वो आपकी वैरायटी पर और लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग इसकी फसल अवधि 5 से 6 महीने तक होती है। बात करें कि तोरई के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो तोरई की फसल हमारे भारत देश में पूरे वर्ष की जाती है। तो इसके लिए एक एवरेज लगभग 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो तापमान होता है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बात करें इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तोरई की खेती अधिकतर दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में की जा सकती है। इनके अलावा हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो और ऐसी भूमि हो जिसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। ऐसी भूमियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो तोरई की खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम तोरई की बुवाई करते हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले हमको खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में उकटा रोग आने की कम संभावना हो जाती है। उसके बाद आप उसमें तुरंत जुताई कर सकते हैं और जुताई करने के बाद आप उसमें क्यारी बनाकर खेत में पलेवा कर सकते हैं। और पलेवा करने के बाद जब आपके खेत में उचित नमी हो, जुताई के लिए उचित नमी हो जाए, उस समय आप उसमें जुताई कर सकते हैं। और उस समय यदि आप जुताई कर रहे हैं तो हैरो से 1 या 2 बार जुताई कर सकते हैं, आड़ी और तिरछी, या फिर आप मिट्टी पलटने वाले से हल से 2 जुताई कर सकते हैं। उसके बाद आप कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताई कर सकते हैं। और जुताई करने के बाद जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं उससे पहले आप कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं। उस समय यदि आप खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे कि डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ आपको एसएसपी लेना है जिसको हम सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, उसको आप लगभग 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कार्बोफ्यूरान होता है। कार्बोफ्यूरान को आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आपके खेत में भाइटग्रब का अटैक है, यदि आपके खेत में भाइटग्रब दिख रही है, तो उसी समय आप थायमोथोक्साम 25% WG आता है, उसका आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो थायमोथोक्साम और कार्बोपुरान और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और DAP और पोटास, इन सभी खादों को मिलाकर आप खेत में बिखेर सकते हैं और बिखेरने के बाद आप अंतिम जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें बीज की मात्रा की, तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो आपके बुआई के तरीके पर काफ़ी निर्भर करती है और बुआई के स्थान पर भी निर्भर करती है। इसकी एक एवरेज लगभग 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें बीज उपचार की, तो तोरई का जो बीज है, यदि हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो हमको मार्केट से ही बीज लेकर आना चाहिए। यदि आप मार्केट से बीज को लेकर आते हैं तो ये ऑलरेडी उपचारित होते हैं, आपको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, तो तोरई की मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, जैसे कि VNR कंपनी की आलोक वैरायटी आती है, सिनर्जिक्स कंपनी की रीमा के नाम से आती है, सनग्रो की नूतन के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 441 के नाम से आती है, मैको सीड्स की हरता के नाम से आती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियां आती हैं। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं? आप यदि तोरई की खेती कर रहे हैं तो आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और आपके यहाँ अधिकतर कौन सी वैरायटी लगाई जाती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की, तो इसकी बुआई हम एक तो देसी हल के द्वारा कर सकते हैं, एक हम हाथों के द्वारा एक एक बीज की बुआई कर सकते हैं, एक हम पहले हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद हम इसकी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो जब भी हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 45 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कई स्थानों पर इसकी खेती बेडों पर भी की जाती है और बेड बनाकर मल्चिंग बिछाकर भी इसकी खेती की जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर इसकी अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। बात करें खाद और उर्वरक की, तो जो भी हमने बुआई के समय बेसल डोज में जो भी हमने खाद दिए थे उनका विवरण हमने आपको बता दिया है, उनकी मात्रा भी हमने आपको बता दी है। उसके बाद जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर होती है और जब ग्रोथिंग स्टेज पर होती है उस समय आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको ह्यूमिक एसिड जो कि 98% में आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका लगभग 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाती है उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आपको NPK का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है। तो उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आपको NPK जो कि 19-19-19 आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप बोरोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल में स्प्रे की जाती है तो उस समय आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर रहती है, तो आपको सभी स्प्रे में NPK जो कि 05234 आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए प्रति स्प्रे में। और जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है उसके बाद जब भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के समय आपको घोल के रूप में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो फल हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं और अधिकतर मात्रा में हमारे फसल में फल तैयार हो जाते हैं और अधिकतम उत्पादन देखने को मिलता है। तो आपको जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, जब आपकी फसल में बार बार तुड़ाई होती है तो उस समय आपको इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आप यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई कर रहे हैं तो आप 2 से 3 बार यूरिया का भी इस्तेमाल सिंचाई के साथ घोल के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम सिंचाई प्रबंधन की, तो तोरई की फसल हमारे भारत देश में पूरे वर्ष की जाती है। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं
या फिर आप खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं या रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं, तो जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो आपको पलेवा के साथ इसकी बुआई करनी चाहिए। पहले आपको खेत का पलेवा करना चाहिए, उसके बाद उचित नमी के बाद ही आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप पलेवा करने के बाद बुआई कर रहे हैं तो आपकी फसल में जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यदि आप पलेवा नहीं कर रहे हैं तो आपको बुआई करने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि आप पलेवा नहीं करेंगे तो आपकी फसल का जो जर्मिनेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पलेवा करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है, उस समय आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए, और उस समय सिंचाई करने के बाद यदि आप जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार बार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो बरसात के आधार पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप इसकी रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको इसकी बार बार सिंचाई करनी चाहिए। बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की, तो तोरई की फसल में कई खरपतवार देखने को मिलते हैं और अलग अलग सीजनों में अलग अलग खरपतवार होते हैं। जब आप इसकी बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद लगभग 24 से 36 घंटे बाद आपको इसमें एक स्प्रे करनी चाहिए, जो कि पेंडमेथिलिन 30% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है। इस हर्बिसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब भी बुआई कर रहे हैं, बुआई करने के बाद और जर्मिनेशन से पहले यदि आप इसमें स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल में खरपतवार उगने को नहीं मिलते हैं और देरी से खरपतवार उगते हैं, और जब खरपतवार उगते हैं तब तक आपकी फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है। उसके बाद आप आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें फसल ग्रोथ की, कि फसल ग्रोथ के लिए हमको क्या क्या प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो हमने आपको पहले ही बताया है। आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ किसान भाई जाइमो का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप जाइमो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप टॉनिक, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं प्रति स्प्रे में आपको टॉनिकों का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टॉनिक आते हैं, जैसे कि एक्सेल कंपनी अमीनोसेल के नाम से देती है, अडामा कंपनी फ्लम्बर्ज के नाम से देती है, उनके अलावा धानुका कंपनी धनजाम गोल्ड के नाम से देती है, सिंजाटा कंपनी ईसा ब्योन के नाम से देती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग टॉनिक देती हैं। उनका यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ml से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर है, उस समय हमको ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जिससे कि हमारी फसल पर अधिक से अधिक पैदावार देखने को मिले, अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो, अधिक से अधिक फ्रूटिंग हो। इनके लिए भी मार्केट में बहुत सारे टॉनिक आते हैं, जैसे कि कोरोमंडल कंपनी फेंटेक प्लस के नाम से टॉनिक देती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 100 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। एजेंकिया कंपनी इको स्टेम के नाम से देती है, इको स्टेम टॉनिक का यदि आप प्रयोग करते हैं तो लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि गोदरेज कंपनी डबल टॉनिक देती है, उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि बिल्लोविट कंपनी बॉन्ड के नाम से देती है, उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि इनका यदि आप फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इनसे हमारी फसल में फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फलों की संख्या भी बढ़ जाती है। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की, तो तोरई की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, तना गलन है, उखटा रोग है, पौध गलन है, फल सड़न है। ये कई रोग देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, जैसे कि कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल टेक्निकल आता है, जो कि ये कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्मुलेशन में आता है। जैसे कि टाटा कंपनी ताकत के नाम से देती है और डायरेक्ट कंपनी नायसा के नाम से देती है। अलग अलग कंपनियां इस टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं। इसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा और भी टेक्निकल आते हैं, जैसे कि कार्बोनाजिम प्लस मैंकोजिब, जो कि 12% प्लस 63% अनुपात में आता है, जो कि WP फॉर्मुलेशन में आता है। जैसे कि UPL कंपनी साफ के नाम से देती है, इसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में
पौध गलन है, फल सड़न है, तना सड़न है, इनकी रोकथाम करने के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसका आप 100 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके फसल पर रोगों का कंट्रोल हो जाता है। और उकठा रोग के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके अलावा बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो तोरई की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि निमेटोड है, मकड़ी है, माहू है, लाल भृंग कीट है, फल मक्खी है, सफ़ेद सुंडी है, पत्ती सुरंगक कीट है जिसको हम लीफ माइनर के नाम से भी जानते हैं, पत्ती खाने वाली इल्ली है। ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, तो जब आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर है उस समय आप साइपरमेथ्रिन जो कि 25% ईसी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप प्रोफेनोफॉस 50% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप थायमतकजम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में इल्लियों का अटैक है तो इनकी रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या एक और टेक्निकल आता है जो कि बाइपेंथ्रिन 10% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी टेक्निकलों का आप अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपकी फसल में वायरस की समस्या देखने को मिलती है तो आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम ऑयल जो कि 1500 ppm में आता है, उसका आप 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पर वायरस नहीं है, उससे पहले यदि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर वायरस देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इसकी सफ़ेद सुंडी की, सफ़ेद सुंडी के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि इसकी रोकथाम करने के लिए आप थायमतकजम बुआई से पहले ही प्रयोग कर सकते हैं। बात करें फल तोड़ाई की, तो जब आपकी तोरई की फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो जाती है तो उस समय आपके फलों की तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार-बार तोड़ाई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। वैरायटी पर भी काफ़ी निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 150 से 200 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप तोरई की खेती कर सकते हैं। यदि आप सही समय पर खाद और सिंचाई का प्रयोग करते हैं, सही समय पर यदि आप खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, वैरायटी अच्छी लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और यदि आप अगेती बुआई करते हैं तोरई की, तो काफ़ी हमको मार्केट में रेट भी इसके अच्छे मिलते हैं और काफ़ी मुनाफा हमको देखने को मिलता है और किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा भी लेते हैं। तो ये रही तोरई की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।